और वैसे भी मैं तो सुनने के लिए नहीं बुलाया जाता, ये देखने के लिए बुलाया जाता हूं कि देखे तो सही इस दौर में भी सच बोलने वाला कवि दिखता कैसे है। माननीय लोग यहां बैठे हैं, आप सबका अभिवादन। नरेंद्र मोदी जी ने 46 रैलियां की और कपड़े सिर्फ 46 बार ही बदले, तो भाजपाइयों में अंदर खानी ये मैसेज चला गया कि प्रधानमंत्री में पहले वाली बात नहीं रही। क्या कपड़े बदलते हैं साहब? अगर नदी में नहाए तो डुबकी लगाते समय जो कपड़े होते हैं बाहर निकलते समय वो नहीं होते। लोग कहते हैं कि साहब पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट, लाल किले से भी झूठ बोला जा रहा है। मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब एक बड़े हाशिम के लेखक हुए उर्दू के, उनका एक जुमला है कि बोलने वाला और सुनने वाला दोनों ये जानते हो कि ये झूठ है तो ये गुनाह नहीं है। जब सब लोग जान ही रहे हैं समय की अपनी सीमाएं हैं, मेरे ख्याल से मीडिया के लोग तो नहीं होंगे यहां। हाँ कोई बात नहीं। देश के जैसे हालात हैं उस हालात में बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन प्रजातंत्र के लिए जब चुना हुआ विपक्ष कमजोर किया जाए तब ये सारी जिम्मेदारी विपक्ष की है कवि और शायर निभाते हैं। हम उसी चुनौती का सामना कर रहे हैं। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। लेकिन आप लोग भी मजे कम नहीं लेते हो। प्रधानमंत्री की डिग्री पे सवाल उठाया। भाई जब सैटेलाइट लॉन्च होकर के अपनी कक्षा में स्थापित हो गया और धरती के चक्कर काट रहा है, फिर क्यों डिजाइन पे बहस कर रहे हो? हालांकि बाद में उनकी पार्टी के दो बड़े नेताओं ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री की डिग्रियां दिखाई, तब जाकर के इन विरोधियों के मुंह बंद हुए कि हमारे प्रधानमंत्री ने न सिर्फ एमए कर रखा बल्कि बीए भी कर रखा। और आज ये तेज नारायण बेचैन कह रहे थे, बोले क्यों संपत सरल जी, जब अपने प्राइम मिनिस्टर इतने पढ़े लिखे हैं तो मैट्रिक भी करी रखी होगी। वो दरअसल क्या है श्रीनिवास देवी, वो आप लोगों को होमवर्क देते हैं और आप लोग होमवर्क ले लेते हो। होमवर्क पहला मौका है जब इंडिया ने एनडीए को होमवर्क देना शुरू किया। मैं नहीं लेता हूं होमवर्क। अब जैसे इंडिया का जो गठन हुआ तो दो भक्त टकरा गए। भक्त मिलते नहीं है, टकराते हैं। हाँ, दोनों उतने पढ़े लिखे थे जितने भक्त पढ़े लिखे होते हैं। एक ने 2 साल में मैट्रिक कर रखी थी, दूसरा उससे डबल पढ़ा लिखा था, उसने 4 साल लगाए थे। वो इंडिया के प्रेशर में थे थोड़े से। बोलो 2024 में इंडिया या एनडीए? मैंने कहा भैया मुझे पॉलिटिक्स उतनी ही आती है जितनी मोदी जी को अंग्रेजी आती है। क्या अंग्रेजी बोलते हैं साहब? अंग्रेजी 3 तरह से बोली जाती है, फर्राटेदार, धमाकेदार और ठहाकेदार। वो तीसरे प्रकार वाली बोलते हैं। हंसी छूटती है। ये दिन भी इस देश को देखने थे। मीडिया से लेकर के बड़ी शिकायतें हैं। होमवर्क मत लो। मेरी इमेज ऐसी बना दी जैसे मैं मोदी जी का विरोधी हूं, जबकि कवियों का व्यंग करूंगा तो काम है सत्ताओं से सवाल पूछना। मैं तो अगर झूठ से भी ये कह दूं कि प्रधानमंत्री 2019 में विकास के दम पे जीते हैं तो भक्त लोग जूता निकालते हैं कि शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री के बारे में झूठ बोलते हुए। 2019 में जब चुनाव परिणाम आना शुरू हुए तो मेरे पास एक गुजरात से फोन आया। उनको बढ़त मिल रही थी। बोले और सुनाओ क्या हालचाल है? मैं समझ गया ये मुझे होमवर्क दे रहा है। और सुनाओ क्या हालचाल है? मैंने कहा जी हालचाल ठीक है और सुनाने का पैसा लेते हैं। बोले फिर जीत रहे मोदी जी। मैं कहा अच्छा, हमको भी नया नहीं लिखना पड़ेगा। तो इनसे होमवर्क मत ले। जो आत्ममुग्ध नेताओं का नाम ले लेकर के यशगान करते हैं, अमन अक्षर की प्रस्तुति से उनको यह भी सीखना चाहिए कि 22-24 साल का बच्चा कितना गहरा सोचता है। वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं आपका या किसी का भी। जब समय निकल जाएगा चीजें बदल जाएंगी। जिन्हें मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया उनको समझ में आ गई ना कि राम किसी मठ में नहीं घट में रहते। इसलिए इस जय जयकार और मिथ्या नारेबाजी में मत पड़ो। समय आपका बीत जाएगा और एक दिन झूठी जय जयकार करने वालों के भी समझ में आ जाएगी कि मोदी जी इंडिया को कितना भी डिजिटल कर दो, रोटी गूगल से डाउनलोड नहीं हो सकती। क्या बात है, वाह। देश से हम भी मोहब्बत उतनी करते हैं, लेकिन मिथ्या राष्ट्रवाद और सच्चे देश प्रेम में अंतर होता है। क्या बात है। समस्या यह है कि सीमाओं पर भूना कोई जाता है और राजनीति में भुनाता कोई और। हाय हाय वाह।
राम को लेकर के क्या बढ़िया गीत सुनाया। जितने प्रायोजक यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने अपना समय, श्रम और गाड़ी कमाई का, पसीने का धन इस कार्यक्रम के लिए दिया है, हम कवि लोग उनका आभार प्रकट करते हैं। दुनिया में पैसा बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। आपके धन से कितने लोगों के चेहरों पर मुस्कान आती है और कितने लोग एक चिंतनपूर्ण सामग्री साथ लेकर के जाएंगे, ये बड़ा यज्ञ है। बहुत बहुत बहुत। जब राम पास में थे तो सीता को सोने का हिरण चाहिए था, और वही सीता जब सोने की लंका में बैठी थी तो हाय राम कह रही। टैलेंटेड इंडिया न्यूज ने बहुत अच्छा चयन किया कवियों का, ये भी अच्छी बात है। आज देखो क्या बढ़िया गीत हुए। अभी तो 5-7 दिन पहले कवि सम्मेलन में फंसे, कवियत्री ने सरस्वती वंदना की और बेहूद बेसुरा गा रही थी। वंदना के बोल थे, मां मुझे स्वर का ज्ञान दे। मैंने कहा भाई वंदना अपनी जगह है, मांग वाजिब है। बहुत अच्छे। लोग कहते हैं संपत सरल जी, डॉक्टर कुमार विश्वास के संचालन में आपके 2-4 वीडियो क्या वायरल हुए, आजकल आप पैसा बहुत लेते हैं। मैंने कहा जी आने जाने का किराया और साथ के कवियों को सुनने का मेहनताना घटा दो तो बचता ही क्या। तो हमारे लिए सबसे अच्छा कार्यक्रम वह होता है जिसमें हमें सुनने में आनंद आता है, और आज का कार्यक्रम ऐसा ही है। मैं आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। स्वागत है, बहुत अच्छे यार। देश पर हमें भी उतना ही गर्व है और खुशी की बात है कि पिछले 4-7.5 साल में जो मेहनत हुई है, भारत फिर से विश्व गुरु होने में लगभग आउटर पर खड़ा है। आउटर। और वैसे भी उस देश को विश्व गुरु होने से कौन रोक सकता है जिसकी जेलों तक में संत महात्मा रहते हो। जिंदाबाद। संपत सरल। जबरदस्त हास्य का माहौल है, कहीं तनाव नहीं है। हाँ, वो तो उसके गीत की वजह से मेरी आंखें गीली हो गई, क्योंकि हम भी थोड़ा करुणा को जीते हैं। वो किसी शायर का एक शेर है ना कि हंसता हूं आसपास के आंसू समेट कर, वो क्या खाक हंसेंगे जिन्हें रोना नहीं आता। आए। वरना देश में बहुत जबरदस्त हास्य का माहौल है। एक तरह से हास्य का स्वर्णकाल चल रहा है। जिन्होंने अच्छे दिन का वादा किया था, उनको उनका वादा याद दिलाओ तो खुद ही हंसने लगते। विकास का एजेंडा कहकर के आए थे, कुर्सी मिलते एजेंडे के विकास में लग गए, और सवाल खड़े करो तो जूता निकालते। प्रधानमंत्री खुद इतने गुस्से में रहते हैं कि जिसको पीटने दौड़ते हैं उससे आगे निकल जाते। बहुत अच्छा आप सब लोग सुन रहे हो। हाँ। लोकतंत्र रसातल में जा रहा है और मूर्तियां आकाश छू रही है। आए सूखती है। वाह वाह। अभी तो कई लोगों ने मुझसे भी कहा कि साहब कुछ आप भी पॉपुलर हो गए। इन दिनों मूर्तियों का चलन का इस समय धूमधड़ाका चल रहा है, किसी चौराहे पे आपकी भी एक खड़ी कर देते हैं, लाख रुपए खर्च कर दो। मैंने कहा तू 50,000 दे, मैं खुद ही खड़ा हो जाऊं। मेरे ये समझ में नहीं आती कि नेहरू को छोटा करने से पटेल कैसे बड़े हो जाए। वाह वाह। जिस सरदार सरोवर के तट पे पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति लगी है, उस सरदार सरोवर परियोजना का शिलान्यास ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। इसलिए अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल करो और स्वस्थ लोकतंत्र और प्रजातंत्र की जो बुनियाद है उसको और मजबूत करो। अभी तो बीजेपी के एक सांसद ने नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा था मेरा बूथ सबसे मजबूत, उसने मेरा बूथ समझ लिया। अपनी ही पार्टी के एक विधायक का चरण पादुका पूजन कर दिया। चरण पादुका पूजन। तो ये कुमार विश्वास कह रहे थे, बोले भाई जी यहाँ भी काम में मजा नहीं आया, जूते की जगह खड़ाऊ होती तो रिजल्ट और बेटर रहता। मीडिया के लोग यहाँ बैठे होंगे, ये भी बहुत हंसा रहे हैं सर। ये तो अच्छा वेब पोर्टल का कार्यक्रम है, सुबह अखबार पढ़ दो तो हंस हंस के पेट दुख जाता है मेरा। अखबार में आप खबर पढ़ो, एक लाइन में व्यंग हो जाता है, आज भारत के प्रधानमंत्री भारत आएंगे।
मैंने कहा भैया खबर बड़ी है, सेलिब्रेट करना चाहिए। मैंने एक 8-9 साल के बच्चे को 10 रुपए दिए। मैंने कहा बेटा सामने आइसक्रीम के ठेले वाला है, 5-5 रुपए की 2 कुल्फी ले आना, एक तू खाना एक मैं खाता हूं। आज भारत के प्रधानमंत्री भारत आए। वो गया और एक कुल्फी खाता हुआ लौटा, बोला अंकल उसके पास सिर्फ 10 वाली थी, आप फिर कभी खा लेना। मैं सच बताऊं मेरे 10 रुपए की चोट तो पड़ी, लेकिन मुझे उस दिन जीएसटी समझ में आ गई। और व्यंग पर तालियां तो अब आपकी अब उठेंगी। मैंने कहा बेटा छोटी सी उम्र में इतना टैलेंट, चाय वाय बेचते हो क्या? बोले नहीं अंकल मैं तो पढ़ता हूं। आप जानते हैं ना अनपढ़ के लिए पॉलिटिक्स के अलावा कहीं स्कोप नहीं है। अच्छा है। मैंने कहा क्यों, साधु बाबा बन सकते हो, डेरा आश्रम खोल सकते हो, कथा प्रवचन कर सकते हो। इस बार जो बच्चे ने जवाब दिया आपकी मोहब्बत मिले, बोले अंकल वो तो और मुश्किल है। साधु बाबा बनने, डेरा आश्रम खोलने, कथा प्रवचन करने के लिए सिर्फ अनपढ़ होना ही काफी नहीं है, अज्ञानी होना भी जरूरी है। कमाल है। दिस इज कॉल्ड संपत्सरन। वाह। गांव का देहात का आदमी किसी मंदिर मस्जिद के झगड़े में नहीं पड़ता, राम तक से मजाक कर लेता है। वो कुमार बाबू एक आदमी का घर था शमशान घाट के पास में और वो नई नई भैंस लाया। सुबह सुबह जैसे ही भैंस को दूने बैठा, उधर से एक अर्थी आ गई, राम नाम सत्य राम नाम सत्य। इतनी भीड़ और झूठे लोगों से राम का नाम सुनकर के भैंस बिदक गई, लात मारा, दूध डुल गया, उस गरीब का नुकसान हो गया। वो जैसे ही दूसरे दिन फिर भैंस दूने बैठा, उधर से फिर अर्थी आ गई, राम नाम सत्य। उस गरीब का पहले दिन नुकसान हो गया था। उसने पहले जाकर के अर्थी वालों से पूछ लिया, क्यों भाई कल वाला लिए घूम रहे हो या कोई ताजा मार लाए? तो अपनी सुविधा के हिसाब से मार लेते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से मुर्दा जिंदा कर लेते हैं। आए हाय आए हाय आए हाय। लेकिन चीजें बदलेंगी भी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे इंडिया डिजिटल होने से कई फायदे हो गए। आप न सिर्फ 1 करोड़ का लोन 59 मिनट में ले सकते हैं, बल्कि 59 करोड़ का लोन लेकर के 1 मिनट में भाग भी सकते हैं। और बड़े व्यापारी लोग यहां बैठे हैं। बिजनेस तो इतना आसान हो गया डिजिटल इंडिया होने के बाद कि बस पूछो मत। अच्छा। मैं तो अभी पिछले दिनों दवा खरीदने गया दुकान पे, तबीयत खराब नहीं थी, दरअसल एक्सपायरी डेट की दवाइयों पे डिस्काउंट चल रहा है। संयोग से उस दिन धनतेरस थी, तो दवा वाले ने पूछ लिया आज कैसे? मैंने कहा 2 कारण है, एक तो धनतेरस थी तो कुछ ना कुछ खरीदने का रिवाज है, और दूसरा आज के दिन सारे बाजार में आप ही के यहां सबसे कम भीड़ थी। तो वो भी मजाक पे उतर गया। बोले यार सच कह रहे हो, तमाम दुकानों को देखते हुए, भीड़ को देखते हुए सोच रहे थे एक दिन के लिए हम भी दवा की दुकान के आगे बर्तन रख लेते तो 2 पैसे का बिजनेस ठीक से हो जाता। वो 10 दुकान छोड़ करके सिंह साहब है मेडिकल वाले, वो तो दीपावली पे पटाखे बेचते हैं। मैंने कहा सिंह साहब के पास पटाखे बेचने का लाइसेंस है क्या? बोलो लाइसेंस ही पटाखे बेचने का है, बिना लाइसेंस के तो वो दवाइयां बेच रहे हैं। इसलिए है बेकार के बहकाव में मत आओ, आने होंगी चीजें ठीक होंगी। जैसा अभी बताया, अभी बुलेट ट्रेन चलेगी, सुनते हैं उसका किराया भी कम होगा और वो सवारियां लेने भी घर घर जाएंगे। और प्रधानमंत्री ने गुजराती दिमाग लगाया है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे से बुलेट ट्रेन के लिए कर्ज भी 50 साल के लिए मांगा है।